हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी 2021 के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज हमारा यह दूसरा सेट होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था। टोटल 150 क्वेश्चन है इस सेट में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सैंधव वासियों का व्यापारिक संबंध किस देश या संस्कृति से था। आपको प्रयास करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध जो था ये मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट तथा फारस की खाड़ी स्थित देशों के साथ था। तो राइट आंसर इसका मेसोपोटामिया भी है, मिस्र भी है और क्रीट भी है। फारस की खाड़ी भी दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और इससे पहले जो हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर किया है उसको आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेंगे। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो राइट आंसर जो है इसका राखीगढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राखीगढ़ी है कहाँ, तो ये है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में है और यह सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो है ये किसने किया है, तो ये किया है विशाख दत्त ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विशाख दत्त जो है इन्होंने मुद्रा राक्षस की भी रचना की है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था ये कौन था फ्रेंड्स, सिमुक था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस वंश का यानी कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात किया जाए तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन बनी थी। तो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या या फिर आपका ये कि भिक्षुणी जो थी वो चंदना बनी थी। कौन, चंदना बनी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अगर बात करें कि इनके प्रथम शिष्य कौन बने थे तो इनके दामाद जमाली बने थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म में विभाजन किस संगतियों में हुआ था। टोटल 4 संगतियाँ हुई हैं। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में जो विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के जो है समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्यादवाद का सिद्धांत इनमें से किस धर्म से संबंधित है। स्यादवाद का सिद्धांत इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म। ध्यान रखेंगे, जैन धर्म जो है स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यजुर्वेद। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि जो कुशितकी ब्राह्मण है उससे ऋग्वेद का, और पंचवीस ब्राह्मण है उससे सामवेद, और गोपथ ब्राह्मण जो है उससे जो है अथर्ववेद का जो है ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मौर्य प्रशासन में पौतवाध्यक्ष नामक अधिकारी किस पद से संबंधित था। तो मौर्य प्रशासन में पौतवाध्यक्ष नामक जो अधिकारी था वो किससे संबंधित था, तो वो माप तौल के माप को नियंत्रित करने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में जो है गुजरात का जो उस समय शासक था, जब इसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था तो उस समय जो वहाँ का शासक था भीम द्वितीय, इसी ने जो है गौरी को हराया था और करारी हार हुई थी और भारत में इसकी पहली पराजय भी थी। तो ध्यान रखेंगे भीम द्वितीय राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो फ्रेंड्स देखिए 1307 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1307 ईस्वी में मलिक काफूर जिसको कि 1000 दिनारी कहा जाता था,
उसने जो है देवगिरी पर आक्रमण किया था, ठीक है। और यहाँ का राजा उस समय कौन थे? रामचंद्र देव थे। राइट आंसर जो है रामचंद्र देव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो ध्यान रखेंगे 1333 ईस्वी में इब्ने बतूता जो है यह भारत की यात्रा पर आया था। और किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिख धर्मगुरु जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की तथा सिखों को लड़ाकू बनाया। अकाल तख्त की स्थापना जो है ये किस गुरु ने किया था? तो ये गुरु हरगोविंद थे। ध्यान रखेंगे गुरु हरगोविंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि द्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्बरकाचार्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, द्वैतवाद अगर सिर्फ पूछा जाए कि द्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक तो माधवाचार्य थे। अद्वैतवाद का, ठीक है, अद्वैतवाद भी पूछा जाता है तो अद्वैतवाद के कौन थे? तो ये शंकराचार्य थे। और शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद भी पूछा जाता है तो शुद्ध द्वैतवाद यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोशिश करता हूँ लिखने का। शुद्ध द्वैतवाद के जो थे ये वल्लभाचार्य थे। तो इनको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि सल्तनत काल में प्रचलित शब्द दस्तार बंदान किससे संबंधित था। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो था उलेमा, ठीक है, उलेमा, ध्यान रखेंगे दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। उलेमा सल्तनत काल में मुस्लिम धार्मिक गुरु थे जिनका कार्य मुस्लिम कानूनों की जो है क्या करना था? उनकी विवेचना करना था। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सल्तनत काल में प्रचलित खराज या खिराज क्या था। तो खराज आपने कई बार सुना होगा। खराज जो था यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज, खम्स, ठीक है, आपने सुना होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दीवाने आरिज विभाग की स्थापना किसने की थी। दीवाने आरिज जो था फ्रेंड्स यह एक सैन्य विभाग था और इस विभाग का प्रमुख अधिकारी को आरिजे मुबालिक कहा जाता था। क्लियर है। इस विभाग की स्थापना जो है बलवन ने किया था। राइट आंसर बलवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके एग्जाम तक यानी कि 67th बीपीएससी, अगर आप बीपीएससी या फिर सीडीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपको आपके एग्जाम तक प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हजरत आला की उपाधि जो है यह किसने धारण की थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शेरशाह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह, याद रखेंगे। अच्छा परगना अभी पूछा गया था कि परगना की शुरुआत किसने किया था, शायद इस तरह से कुछ क्वेश्चन था तो ये शेरशाह ने किया था। अभी जो ऑडिटर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है ये कब किया था। तो 1582 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। जो इटावली यात्री था मनुची किस शासक के तोपची के रूप में कार्य किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया था दारा शिकोह के। दारा शिकोह जो था ये शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था और सबसे योग्य वारिस भी था यहीं। लेकिन औरंगजेब ने छलपूर्वक जो है इसको पराजित किया, इसको मौत के घाट उतारा और स्वयं जो है गद्दी पर अधिकार कर लिया। दारा शिकोह जिसको कि किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो युद्ध हुआ था उस समय मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय था। आपको याद होगा कि शाह आलम द्वितीय और उसके साथ और कौन थे, मीर कासिम थे, उसके बाद शुजाउद्दौला थे। ये एक तरफ थे और दूसरे तरफ अंग्रेज थे। क्लियर। और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स बोलने के क्रम में क्या होता है, मेरा दिमाग जो है अभी मैं स्क्रीन पर देखता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको मैं पूरा समझा दूँ। इस क्रम में क्या होता है कुछ गलती हो जाती है बोलने में, कभी कभी क्या बोलता सही हूँ और टिक गलत ऑप्शन पे लग जाता है। ये मानवीय भूल है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार से अगर मेरे से भूल होती है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देंगे, मैं स्वयं आकर के कमेंट बॉक्स में उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना कॉपरेट आप लोग जरूर करेंगे।
चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने चित्रकला का एक विभाग खोला था। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो अकबर ने चित्रकला का एक विभाग खोला था और अब्दुल समद या फिर अबुद समद जो भी कहें, अब्दुल समद को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए तो ये अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्य में शुरू हुआ था। तो लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में, आपको याद होगा। अच्छा, नियमित जनगणना किसके समय से कराई जाने लगी। तो ये लॉर्ड रिपन के समय से, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना कराई जा रही है, शायद 1881 ईस्वी से। आप कमेंट करके इसको कंफर्म कर दीजिए कि क्या मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिएगा किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा को जीता था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। तो ये कौन था फ्रेंड्स, ये था अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और किससे जीता था बीजापुर को, किससे जीता था, तो ये भी आप याद रखेंगे, किससे जीता था, आदिल शाह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। तो टॉमस रो जो तो आया था, ये आया था जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टॉमस रो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। अच्छा, सन भी याद रखेंगे 1615 ईस्वी में। ठीक है, 1615 ईस्वी में जो है जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके टॉमस रो जो था ये जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है। तो ये नवाब जो था ये बंगाल का नवाब अली वर्दी खां था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मधुमक्खियों से इस तुलना किया था और कहा था कि देखिए मधुमक्खियों को जब तक आप छेड़ेंगे नहीं तब तक वो शहद देती है, जैसे ही आप मधुमक्खियों को छेड़ देंगे वो आपको काटना शुरू कर देती है। तो मधुमक्खियों से तुलना किया था अंग्रेजों का अली वर्दी खां। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि महालवाड़ी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू हुआ था, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 30% जो है 30% पर लागू किया गया था। ठीक है, देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त 1822 ईस्वी में संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू हुआ था। 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। तो इनको कब हटाया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 1874 में। 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किया था और इनकी प्रथम नियुक्ति जो है सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। क्लियर, चलिए तो 1874 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को, ठीक है, सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था। पटना से जो है किसका प्रकाशन होता था, तो वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह जो थे इन्होंने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था पटना से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह जो है ये हुआ था 1831-32 के बीच में। ठीक है, और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था उसमें हुआ था, पलामू, सिरभूम और ये सभी एरिया में। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता जो थे ये बुधो भगत थे, सिंह राय थे और सुरगा मुंडा थे। तो आप बुधो भगत को मेनली याद रखेंगे 1831-32। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कुंवर सिंह किस अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ युद्ध में घायल हुए थे। अभी पूछा भी गया था कि कुंवर सिंह ने इनमें से किसको पराजित किया था। तो ये जो था डगलस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डगलस था। ध्यान रखेंगे 1858 में शायद इस तरह से प्रश्न सन दे करके पूछा गया था ऑडिटर की एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो ये गठन जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्लियर, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी के द्वारा जो है ये कब की गई थी, तो 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार किसान सभा पूछा गया था इस बार ऑडिटर की एग्जाम, तो 1929। अखिल भारतीय 1936 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा। 36 नंबर देखिए कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है।
तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये है एडवोकेट जनरल, ध्यान रखेंगे, एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अटर्नी जनरल जो है यानी कि महान्यायवादी जो है यह केंद्र सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। उसके बाद देखिएगा कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या? अब देखिए यहाँ संसद का मतलब राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे न्यूनतम 25 वर्ष में आप संसद के सदस्य बन जाएंगे। यहाँ तो स्पष्ट नहीं कहा गया है कि आप राज्यसभा के सदस्य बनेंगे कि लोकसभा के, लेकिन हाँ आप संसद के सदस्य जरूर बन जाएंगे 25 वर्ष की उम्र में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? चलिए इसका आंसर तो आपको कमेंट करके देना होगा। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप राज्य भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन, जो कि 1974 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, और 22वें राज्य के रूप में जो है सिक्किम को दर्जा दिया गया था, तो ये हो जाएगा 35वां। उसके बाद देखिए राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो धन विधेयक जो है राज्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये किया जा सकता है विधानसभा में। वहीं अगर केंद्र की बात करें तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये कमेटी जो बनी थी ये कमेटी थी LM सिंघवी समिति की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1986 में राजीव गांधी जी का जो सरकार था उसके द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इन्हीं की सिफारिशों पर जो है बनी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राजद्रोह कानून IPC के किस धारा में वर्णित है? इंडियन पिनल कोड। बताइए राइट आंसर इसका जो है 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124A। IPC की धारा 124A में। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है? देखिए फ्रेंड्स पिछले वर्ष जो 66वीं BPSC हुआ था उस समय हमारे चैनल के माध्यम से BPSC में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं घटना चक्र को हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ था। तो 65वीं BPSC का पूरा घटना चक्र हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध है सब्जेक्ट वाइज। हमने हिस्ट्री का अलग वीडियो में कवर किया हुआ, पॉलिटी का अलग वीडियो में, सारे सब्जेक्ट को, साइंस को अलग वीडियो में। आप जस्ट सिंपली सर्च कर लीजिएगा घटना चक्र BPSC सक्सेस केंद्र, या फिर आप सिर्फ घटना चक्र ही सर्च कर लीजिए 67 BPSC घटना चक्र पूरा मिल जाएगा आपको, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। चैनल पर भी जाकर के मैंने स्पेशल अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ भी आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 72 में 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है ये पूछा गया है कितना है, बताइए राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले कम था लेकिन अब जो है 5 लाख हो गया है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की सबसे नवीन अर्थात 38वां जिला, सबसे नया जिला कौन सा बना है? तो ये जो जिला है फ्रेंड्स ये अरवल है। कौन सा जिला है? अरवल है। टोटल 38 जिला है बिहार में, इसको भी आप अरवल है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ मैं गलती कर देता हूँ, ऐसा ही बोलने के क्रम में गलती हो जाती है मुझसे, तो अरवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? देखिए बिहार स्पेशल आप किसी भी बुक से बहुत ही बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कम से कम 10 से 15 प्रश्न जरूर बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे। ठीक है। जो भी घटनाएं जो सेंट्रल में घटी है पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन है या फिर कोई विद्रोह है या फिर असहयोग आंदोलन है, जो भी, आप उसको अपने राज्य से रिलेट करिए। ठीक है, फिर पढ़िए, फिर आप आसानी से सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। 47 का करेक्ट आंसर जो है ये 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार में अंग्रेजी का पहला अखबार द बिहार हेराल्ड था। द बिहार हेराल्ड था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। देखिए फ्रेंड्स इसमें कहा गया है 24 में कि बालकों को है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कामों में, कारखानों में, खानों में या अन्य किसी भी कामों में उनको
नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 23 जो है यह मानव का जो व्यापार है, बलात् श्रम है, उस पर रोक लगाता है। तो साथ साथ आप इसको भी ध्यान रखेंगे। 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है, आपको पता होगा। चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी आवश्यकता है उतना ही हम इसमें व्याख्या करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहलाता है। तो योग जो है ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है जीएनपी। क्या कहलाता है? जीएनपी। राइट आंसर इसका हो जाएगा, हिंदी में अगर बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई? तो रोलिंग प्लान आपको याद होगा, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो रोलिंग प्लान जो है इसकी अवधारणा इसी सरकार के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो है यह 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 12 जुलाई के दिन। डेट भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष हैं वो गोविंदा राजालू चिंताला हैं। नाम आपको ध्यान रखना है। 1982 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन से सबसे पहले अपनी प्रथम शाखा खोली थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका जो है फ्रेंड्स 52 का क्या हो जाएगा? 52 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्गीज कुरियन किस क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से, दुग्ध क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए, प्रत्यक्ष कर जो है इसमें से क्या हो जाएगा? संपदा कर हो जाएगा। ठीक है, संपदा कर जो है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अच्छा, जीएसटी पूछा जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जीएसटी जो है यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से जो है ये कटौती प्रस्ताव का संबंध है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि FATAF, ठीक है, याद रखेंगे FATAF इसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है आप ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर कि क्वाड में शामिल देश कौन है? क्वाड में 4 देश शामिल हैं। नाम मैं बताता हूँ, काउंट कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, USA है और जापान है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत भी दिया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये बिहार का ही है। ध्यान रखेंगे किसका है? बिहार का। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो राइट आंसर जो है इसका 51.50। देखिए ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष साक्षरता ये लगभग जो है 71.21% है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओवरऑल साक्षरता इस बार पूछा गया था। ठीक है, ओवरऑल साक्षरता भी पूछा गया था। तो देखिए आप जो है ना ऑफिशियल डाटा पढ़िएगा। एक्चुअली क्या है, कहीं कहीं जो है किसी बुक में लूसेंट वगैरह में जो है टोटल 61 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और कहीं जो है 62 पॉइंट लिखा हुआ है, 63 भी लिखा हुआ है। तो ये आप ऑफिशियल डाटा से पढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा कि कपास के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? देखिए ये प्रश्न जो है अभी ऑडिटर का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से भारत जो है पहले स्थान पर है। एक बार आप भी श्योर हो जाएंगे कि भारत जो है किस स्थान पर है। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि दूसरे स्थान पर भी है, तो एक आप सोर्स के थ्रू आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से तो पहले स्थान पर है। चलिए आप लोग बता देंगे एक बार। उसके बाद देखिएगा नासा के छोटे, यहाँ सुधार कर दीजिएगा, नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी है? तो ये इंजेन्यूटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। नया चुनाव आयुक्त पूछा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं पूछा जा रहा। तो ये अनूप चंद्र पांडे को अभी हाल ही में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के ये जो नदी है डगमारा जल विद्युत परियोजना
का निर्माण जो है किस नदी पर, यहाँ नदी बना लीजिएगा, किस नदी पर जो है किया जा रहा है? तो राइट आंसर इसका कोसी हो जाएगा। जो लोग करंट अफेयर्स मेरा अपलोड किया था मैंने पूरे जून से लेकर के जनवरी तक, यानी कि 6 महीना का, जनवरी से लेकर के जून तक का, अगर आपने उसको कवर किया होगा तो मैक्सिमम इसमें से जो है आपको करंट अफेयर्स वहीं से मिल जाएगा। देखिए, हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल रमप्पा मंदिर किस साम्राज्य के शासक द्वारा बनवाया गया था? देखिए, ये रमप्पा मंदिर जो है यह कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह बनवाया गया था किसके द्वारा? काकतीय साम्राज्य के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो इस यात्री ट्रेन का जो नाम है उसका नाम है क्या फ्रेंड्स? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इथेनॉल का व्यापक नीति बनाने वाला पहला राज्य हमारे देश का कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य जो बना है ये इथेनॉल पर बनाने वाला ये बिहार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार जो है पहला राज्य है, तो ऑप्शन में बिहार नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड है। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था यस, उसका नामकरण किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो नामकरण किया है ये ओमान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ओमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ई 2025 पहल का संबंध जो है किससे है, जो कि WHO के द्वारा शुरू की गई है? ई 2025 का पहल बताना है आपको। तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर मलेरिया उन्मूलन से। किससे? पूरा ऑप्शन देख लीजिए, किससे है? मलेरिया उन्मूलन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2025 तक जो है मलेरिया उन्मूलन करने की जो है पहचान की गई है, लक्ष्य रखा गया है, मलेरिया हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत का जो स्थान है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है, भारत का स्थान तीसरा है। चौथे स्थान पर कौन सा देश है? ये भी ध्यान रखेंगे, रसिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 71 नंबर देखिएगा कि बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाला चाइनीज रोवर का नाम क्या है? तो ये झुरोंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? बिहार के नए मुख्य सचिव जो है ये कौन बने हैं? तो राइट आंसर त्रिपुरारी शरण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर के हिमाचल में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो वज्र प्रहार जो है यह भारत और अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैच द रेन अभियान क्या है? कैच द रेन अभियान क्या है? तो यह जो है राइट आंसर इसका वर्षा जल संरक्षण से हो जाएगा। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो भारत का स्थान जो है 139 है, फिनलैंड पहले स्थान पर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज बन गई हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न हमने उस करंट अफेयर क्वेश्चन में कवर किया, ये भी हमने कवर किया हुआ है कि बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया है? तो ये कोनेरू हम्पी को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सभी के सभी करंट अफेयर्स को हमने अलग सेक्शन में कवर किया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। जनवरी से लेकर के जून लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स को हमने कवर किया हुआ है 2 पार्ट में, एक पार्ट में 100 क्वेश्चन को और दूसरे पार्ट में 125 क्वेश्चन को। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये पनडुब्बी है INS करंज, इसका नाम क्या है? INS करंज है, ध्यान रखेंगे। और इसे मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। FDI प्राप्त करने वाला भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा, भारत जो है 5वें स्थान पर है। ठीक है, प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर हांगकांग, चौथे पर सिंगापुर और भारत जो है 5वें स्थान पर है। उसके बाद देखिएगा, खरीफ फसल 2021-22 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? तो ये कितना तय किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, 1940 रुपये प्रति क्विंटल, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया किस भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया इफ्को के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ्को के द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। तो ये पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में स्वेज नहर में एक पोत फंस गया था, वह किस देश का पोत था, किस देश का जहाज था। तो सही आंसर जो है ये जापान का था, आपने सुना भी था, काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके बाद देखिए प्राण एवं वायु नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यह विकसित जो है किया गया है किसके द्वारा। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मे फ्लावर 400 क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, यह जो है यह मानव रहित पोत है, दुनिया का पहला मानव रहित पोत है ये, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा कि विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर का नाम क्या है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है ये हो जाएगा नैनो स्निफर, ठीक है, नैनो स्निफर, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका, ठीक है, का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी साहित्य विषय में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अनामिका को किया गया, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनामिका को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया। यहाँ नदी बना लीजिएगा, नदी पर किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी ने अफ्रीका में किया था, ठीक है, 1894 ईस्वी में, 1894 में अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि लौटा कर किस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। तो इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया, ध्यान रखेंगे, 1920 में असहयोग आंदोलन। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था। डेट सहित आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को ध्वज के रूप में इसको अपनाया गया था, 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई। 11 में घोषणा कर दी गई थी, ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था हॉर्डिंग द्वितीय के समय में, तो और राजधानी 1912 में बन गई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप का सर्वोच्च शिखर माउंट अल्ब्रुस किस देश में स्थित है। तो ये माउंट अल्ब्रुस जो है यह रसिया में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नील नदी किस सागर में जाकर के मिलती है। नील नदी जो है यह किस सागर में जाकर के मिलती है। संसार की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, और यह जाकर के कहाँ मिलती है। तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ये जो है भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साबरमती नदी का उद्गम स्रोत क्या है। साबरमती नदी का उद्गम स्रोत जो है ये क्या है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर अरावली पर्वत हो जाएगा। कहाँ, अरावली पर्वत से, ठीक है, अरावली पर्वतमाला से होकर के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है यह कौन सा राज्य करता है, केरल करता है। कॉफ़ी का कर्नाटक करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है किन दो शहरों के आपस में जोड़ती है। तो यह जो जोड़ती है यह आगरा और मुंबई को, आगरा और मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कई बार मैंने बताया है कांगेर घाटी जो है यह छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पायराइट के उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है। तो पायराइट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है, अर्थात यह देश में पहला स्थान रखता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस खेल में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस जिले में, माफ कीजिएगा, किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका
ई हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में नहीं पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसमें से पटना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल से कोलकाता जो को जोड़ता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो मैंने स्पष्ट बताया है, बिहार में लोकसभा का सदस्य संख्या, राज्यसभा की सदस्य संख्या, विधानसभा की और विधान परिषद की। यहाँ लोकसभा पूछा गया है 40। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑलरेडी हमने 3 जो है मिनी सेट भी कवर किया हुआ है, इन सभी प्रश्न को वहाँ भी हमने कवर किया हुआ है, तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है हमारा। बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, तो पहले जनसंख्या में क्या है और क्षेत्रफल में क्या है। पहले जनसंख्या याद रखेंगे, जनसंख्या में जो है इसका स्थान क्या है, तीसरा स्थान है, और 13वां क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या क्या है, बताइए। सही आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो भाग 9 में है ये, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो उपबंध किया गया है। ठीक है, राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर इसका 16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिले में है, तो सर्वाधिक जनजातियों की संख्या पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। उसके बाद देखिए पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा हॉलैंड शैली में। किस शैली में है, हॉलैंड शैली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। झरने नृत्य का संबंध किस समुदाय से है, झरने नृत्य का संबंध जो है किस समुदाय से है, तो ये मुस्लिम समुदाय हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये क्रोमियम है। कौन सी धातु है, ये क्रोमियम है। उसके बाद इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर इसका 1 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से भूकंप मापी तंत्र कौन सा है, भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, और क्रेस्कोग्राफ यहाँ देख रहे हैं, इससे पौधों की वृद्धि दर को मापा जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ पर जो है फ्रिक्शन नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका जो है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 115 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस कारण जल ठंडा रहता है, तो राइट आंसर इसका वाष्पीकरण होगा। किसके कारण से, वाष्पीकरण के कारण से, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह में सोलर एनर्जी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर सेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पर आपको 3 ही ऑप्शन दिख रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है पानी में चीनी का घुलना हो जाएगा। इन 3 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से घुलनशील जो है यह क्या है, तो यह है अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो यह जो है मीथेन के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मीथेन एक जो है गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। CH4 जो है इसका फॉर्मूला होता है। बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में जो है क्या होती है, तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, CH4 और CO2 होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल जो है यह अमरूद है। इसका कारण भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था आपको। हम लोगों ने जो मिनी सेट कवर किया हुआ है उसमें डिटेल से हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्न की संख्या ज़्यादा है तो हम लोग उतने डिटेल में कवर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखिए अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट जो है एक शोधन अभिकर्ता है। क्या है, एक शोधन अभिकर्ता है। ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में।
उसके बाद देखिएगा कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो राइट आंसर जो है इसके अंतर्गत जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। पादप जीवाश्म ध्यान रखेंगे। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी। उसके बाद देखिएगा कि जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, बताइए। जेरेंटोलॉजी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है, तो फ्रेंड्स यह जो संबंधित है राइट आंसर इसका हो जाएगा वृद्ध व्यक्तियों से, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती है, यह आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्दियों के मौसम में बाहरी जो परत का तापमान है वो जल की हिमांक बिंदु से कम हो जाता है और झील तथा नदियों में जो है जम जाती है, परंतु झील नदी का जो ऊपरी परत है वह जमता है, नीचे वाला जो है वह जो है अभी जमता नहीं है, तो राइट आंसर जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तलों के निकट का पानी, नीचे का जो तल है ना वो नहीं जमता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है, तो पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिका जंतु, अच्छा पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाता है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शरीर में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो शरीर के संक्रमण से WBC, ठीक है, WBC रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, WBC। उसके बाद देखिएगा ऑक्सीजन का परिवहन RBC करता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका जो है पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो यह प्रकाश है नीला और लाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। सेब जो होता है यह किसका जो है पर्याप्त स्रोत होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पोटेशियम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम जो है ये कौन सा है, ये आँख होती है, सर्वाधिक आँख होती है, और सबसे कम जो होता है वो मस्तिष्क होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आँख प्रभावित होता है। उसके बाद देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष जो है 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता जो है यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस जो होता है उसमें वृद्धि होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वह गैस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद देखिए ओजोन छिद्र का कारण क्या है, तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में गैसों में से किसका प्रयोग लाया जाता है, तो पीने वाली पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। 139 नंबर देखिएगा कि खून के थक्के को जमने निम्नलिखित में से कौन मदद करता है जमने में, तो कैल्शियम खनिज भी करता है, विटामिन के भी करता है और फाइब्रिनोजिन भी करता है। फाइब्रिनोजिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, प्रोटीन है। तो ABC तीनों जो है सही दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है, सबसे ऊंची बांध है, तो राइट आंसर जो है इसमें भागीरथी तो नहीं दिया गया है लेकिन गंगा दिया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ई ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई भागीरथी नदी पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 41 से लेकर के 50 तक में, मतलब 141 से लेकर के 150 तक में मैथ के क्वेश्चन है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने जो हमारा पहला फुल लेंथ सेट था उसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया हूँ। सक्सेस केंद्र से आप सर्च करना है, आपको टेलीग्राम पर चैनल हमारा मिल जाएगा, जहाँ 13 पॉइंट समथिंग के जो है सब्सक्राइबर हैं, वहाँ आपको जुड़ जाना। वैसे लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जुड़ जाइएगा, PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।